जब भी हम ऐसी करेंसी की बात करते हैं जो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल हो, ऑटोमेटिकली हमें आंसर पता होता है कि वो यूएस डॉलर्स ही होगी। बट आखिर क्या ट्रैजेक्टरी रही इस पर्टिकुलर करेंसी की, यूएस डॉलर जो है कि वो बन गया एज ग्लोबल रिजर्व करेंसी। ऐसा क्या हुआ कि कोई और करेंसी कभी भी इस पर्टिकुलर खिताब के लिए अप्रोप्रिएट नहीं मानी गई? अगर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें, वो तो यूरोप से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे मेजर चीजें जो है यूरोप से स्टार्ट हुई थी। बट फिर भी करेंसी का यहाँ पे जो अल्टीमेट खिताब है ग्लोबल रिजर्व करेंसी, वो यूएस डॉलर को कैसे मिला? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चर्ल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम ये समझने वाले हैं कि आखिर ग्लोबल रिजर्व करेंसी होती क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और साथ ही साथ आखिर ऐसा क्या ट्रैजेक्टरी रहा, क्या रीजंस रहे कि यूएस डॉलर जो है उभर के आया एज ग्लोबल रिजर्व करेंसी। यूएस डॉलर की अगर हम बात करें तो ये वर्ल्ड का प्राइमरी इकलौता रिजर्व करेंसी है और यहाँ पर एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अलावा जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स, इकोनॉमिक रीजंस भी इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से ये यूएस डॉलर जो है वो इस वक्त ग्रास्प करता है, होल्ड करता है और एक प्राइमरी पोजीशन पे है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल फाइनेंस। तो सबसे पहले अगर हम ग्लोबल करेंसी की बात करें यहाँ पर, तो ग्लोबल करेंसी की सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो रिक्वायर्ड होनी, मतलब वो फुलफिल होनी चाहिए एक पर्टिकुलर करेंसी से, तभी हम उसे एज अ ग्लोबल करेंसी जो है रेफर कर सकते हैं। अब अगर करेंसी है तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम मनी के साथ यूजुअली एसोसिएट करते हैं कि वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए, वो एक यूनिट ऑफ अकाउंट होना चाहिए। मतलब यूनिट ऑफ अकाउंट से मतलब है कि मेजर ऑफ वैल्यू जो है उससे मिल रहा है। अगर आपके सामने यहाँ पर कोई भी आइटम रखा है तो आप उसकी वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ मनी जो है मेजर कर सकते हैं और साथ ही साथ स्टोर ऑफ वैल्यू होने चाहिए। तो ये तो एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक हो गई हमारी मनी की, या फिर हम यहाँ पर जो कॉमनली यूज कर सकते हैं करेंसी की। बट करेंसी जो है वो ग्लोबल करेंसी बनने के लिए उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? यहाँ पर वो करेंसी जो है बहुत ही स्टेबल होनी चाहिए, साथ ही साथ लिक्विडिटी जो है उस करेंसी की वो होनी चाहिए और जो यूजर्स हैं उनका जो ट्रस्ट है उस करेंसी पर होना चाहिए। अब अगर आप यहाँ पे बात करें, अगर हम करेंसी की ना बात करें, इन टर्म्स ऑफ एसेट्स की बात करें, तो यूजुअली यूजर्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाए। क्यों गोल्ड को इन्वेस्टमेंट एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है? इसलिए नहीं कि और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, इसलिए क्योंकि वो स्टेबल है, वहां पर जो रिटर्न्स है हो सकता है कम है बट अश्योर्ड ज्यादा है, तो वो एक कंपैरेटिवली सेफर ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो ट्रस्ट है वो उस पर्टिकुलर करेंसी पे होना चाहिए और एट द सेम टाइम इंटरनेशनल ट्रेड में उस करेंसी का वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अगर आप इस कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो ये एक एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत नॉर्मल चीज है कि ठीक है यूएस डॉलर्स ले लिया जाएगा, हो सकता है कोई और करेंसी वहां पे काम ना करे बट यूएस डॉलर्स जो है कर जाएगी। तो यहाँ पे ये वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस जो है और ये सारी ही कैरेक्टर्स आपको यूएस डॉलर में देखने को मिलेंगी। अब सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? अभी तो हम ये समझ में आया कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एक ग्लोबल करेंसी में होनी चाहिए और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमें यूएस डॉलर में देखने को मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं सीधे गोल्ड स्टैंडर्ड एरा से। अब बेसिकली गोल्ड स्टैंडर्ड बेसिकली यहाँ पर एक ऐसा मॉनेटरी सिस्टम था जहां की किसी भी कंट्री की जो करेंसी होती थी वो लिंक्ड होती थी, उसकी वैल्यू जो है वो लिंक्ड होती थी गोल्ड से। अब यहाँ पर जो करेंसी की टोटल वैल्यू है वो वहां पे गोल्ड रिजर्व्स में रखनी पड़ेगी, जो वैल्यू है इस करेंसी की वो लिंक होगी गोल्ड से। और यूएस ने ये अडॉप्ट कर लिया था ये गोल्ड स्टैंडर्ड इन 1900 में ही यूएस ने ये गोल्ड स्टैंडर्ड जो है अडॉप्ट कर लिया था। इसके बाद इससे डॉलर क्योंकि एक ऐसी करेंसी थी जो गोल्ड स्टैंडर्ड फॉलो करती थी, तो इसकी वजह से एक स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस जो है डॉलर के यूजेज में देखा गया। साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो है ये दोनों ही बहुत आसान हो गया थ्रू यूएस डॉलर। इसके अलावा यूएस डॉलर जो है एक प्रेफर्ड करेंसी जो है
वो बनती गई फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि इसकी जो बैकिंग थी वो गोल्ड रिजर्व से थी। क्योंकि करेंसी की वैल्यू जो है वो गोल्ड से लिंक करनी है, तो यहाँ पे गोल्ड रिजर्व्स मेंटेन किए जाते थे और यूएस डॉलर जो है एक प्रेफर्ड करेंसी बन गई इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, बिकॉज यहाँ पे बैकिंग किसकी थी, गोल्ड रिजर्व्स की बैकिंग थी। अब आते हैं 1900 में, यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड एरा स्टार्ट हो गया। अब सीधे आते हैं पोस्ट वॉर। अब यहाँ पर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है, हम बात कर रहे हैं 1945 की, यूएस जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोनॉमी इमर्ज कर चुका है और यहाँ पर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी भी यूएस के पास जो है वो इस्टेब्लिश्ड है। और ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस यहाँ पे 1944 में क्लियरली यहाँ पे एस्टैब्लिश हो गया कि जो डॉलर है वो वर्ल्ड की प्राइमरी रिजर्व करेंसी रहेगी और वो गोल्ड से लिंक्ड रहेगी। अब इससे की आउटकम क्या देखने को मिला इस ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से, हमें यहाँ पे ब्रेटन वुड्स ट्विन इंस्टीट्यूशंस का इमर्जेंस देखने को मिला, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, साथ ही साथ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम्स जो है यहाँ पर एस्टैब्लिश हुए और यहाँ पर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का भी जो सेंट्रल पॉइंट रखा गया उसको रखा गया डॉलर्स का। यूएस डॉलर जो था इस फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का सेंट्रल पॉइंट था और इस अरेंजमेंट से फर्दर यहाँ पर ग्लोबल ट्रेड जो है फैसिलिटेट हुआ, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट हुआ और ऑटोमेटिकली क्योंकि डॉलर यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट है, डॉलर की पोजीशन जो है वो फर्दर स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखी। अब यहाँ अगर हम पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 एरा के आगे जाएं तो यहाँ तक अभी आप देख रहे हैं कि अभी भी यहाँ पर स्टैंडर्ड गोल्ड स्टैंडर्ड जो है फॉलो हो रहा है, बट यहाँ पर लेटर इन 1970s ड्यूरिंग द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट निक्सन ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड का एरा था उसको एंड किया गया और जो करेंसी थी वो बन गई फिएट करेंसी। सबसे पहला सवाल आएगा कि भाई फिएट करेंसी होती क्या है। फिएट करेंसी एक ऐसी करेंसी है जिसकी फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू के इक्वल नहीं है। अब यहाँ अगर हम पेपर मनी की बात कर रहे हैं तो जो उसकी फेस वैल्यू अगर उस पर 100 रुपए लिखा है तो आप उसमें 100 रुपए का सामान बिल्कुल खरीद सकते हैं, बट उसका अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यूज पेपर की समझना चाहेंगे तो डेफिनेटली 100 रुपए नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर फिएट करेंसी का सिस्टम जो है क्रिएट होने लगा और यहाँ पे गोल्ड रिजर्व से बैकिंग वाला जो सिस्टम था वो खत्म हो गया। अब यहाँ पर ये नए सिस्टम्स की वजह से कुछ कंसर्न थे, बट अगेन यूएस डॉलर ने इन कंसर्न्स को बस्ट करते हुए काफी रेजिलियंस दिखाया और अपना स्टेटस जो है रिटेन किया। यूएस की इकोनॉमी जो है रेजिलियंट रही, स्ट्रॉन्ग रही। यूएस का जो फाइनेंशियल मार्केट्स थे वो स्ट्रेंथन रहे और डॉलर का जो रोल है ट्रेड और ग्लोबल फाइनेंस में वो भी बढ़ता गया। इस चेंज इन सिस्टम के बाद भी डॉलर का जो रोल है वो कम नहीं हुआ, जिसके रिगार्डिंग कंसर्न्स थे। और इसके बाद जब ये शिफ्ट भी डॉलर जो है इजीली सरवाइव कर गया, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी भी और बढ़ गई मॉनेटरी सिस्टम में, मॉनेटरी पॉलिसी में और इंटरनेशनल ट्रेड में। दिस ऑल्सो हेल्प्ड यूएस डॉलर टू फर्दर राइज इन इट्स स्टैचर और यहाँ पे बाकी करेंसीज जो है इस स्टैचर से compete नहीं कर पा रही थी। अब अगर हम बात करें ओवरऑल कौन से ऐसे फैक्टर्स रहे जिन्होंने ये डॉलर का जो डोमिनेंस है क्रिएट किया, तो पहला तो डेफिनेटली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। यूएस की जो इकोनॉमी है उसने एक रिलेटिव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाई रखी है। यस, यहाँ पर कुछ खराब टाइम भी देखे गए, रिसेशन वाले टाइम देखे गए, चाहे हम सब प्राइम क्राइसिस की बात कर ले, ग्रेट डिप्रेशन की बात कर ले, बट यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो है लगातार केंद्रित है इस तरफ। साथ ही साथ जो फाइनेंशियल मार्केट्स है, यूएस जो है एक डीप और लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट देता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को, जो उसको एक इंपॉर्टेंट सेंटर बनाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके अलावा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ एक ऐसे रीजन में देखी ही नहीं जा सकती जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है रिलेटिवली मेंटेन रही यूएस गवर्नमेंट और लीगल सिस्टम में, जिससे डॉलर पर जो ट्रस्ट था वो भी बना रहा। नेटवर्क का बहुत बड़ा इफेक्ट है, जो वाइड स्प्रेड यूजेज और ट्रस्ट है यहाँ पे यूएस डॉलर का,
वो ऑटोमेटिकली सेल्फ री करता है उसकी और डिमांड, और जब डिमांड बढ़ती है तो उसका प्रोमिनेंस स्ट्रक्चर एज अ करेंसी भी बढ़ता ही गया है। साथ ही साथ ऑयल ट्रेड, अब फाइनल नेल इन द कॉफिन क्या रहा है? ऑयल ट्रेड। डॉलर ही प्राइमरी करेंसी है सारे, मैक्सिमम, सारे तो नहीं बोलूंगी, मैक्सिमम ग्लोबल ऑयल ट्रांजैक्शन की, और इसीलिए इसको हम पेट्रो डॉलर्स भी बोलते हैं। तो आप एग्जाम में अक्सर कभी कभी ऐसे सीधे टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यहाँ पे इसको पेट्रो डॉलर भी रेफर किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये भी एक डायरेक्ट फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से यूएस का डॉलर का डोमिनेंस जो है लगातार बना रहा है। साथ ही साथ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनकी पॉलिसीज का भी बहुत असर पड़ा है। जैसे कि यहाँ पर यही वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो यहाँ पर लिक्विडिटी देते हैं कंट्रीज को, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस। अब ये अगर इंस्टीट्यूशंस जो दोनों हैं वो डॉलर का यूज कर रहे हैं तो ये डॉलर के रोल को डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ ये दोनों ही इंस्टीट्यूट्स जो है यूएस की इकोनॉमिक पॉलिसीज को प्रमोट करते हैं, और यहाँ पर यूएस का इन्फ्लुएंस जो है इन इंस्टीट्यूशंस पर डायरेक्टली देखा जाता है, जो यहाँ पर डॉलर में और कॉन्फिडेंस जो है रीइंफोर्स करता है। कंट्रीज जो है यूजुअली डॉलर एज रिजर्व होल्ड इसलिए करती है ताकि वो अपनी करेंसी को यहाँ पर स्टेबलाइज कर सके और जो ट्रेड है कैरी आउट कर सके। इस एग्जाम्पल के लिए, इस यहाँ पर इस सिचुएशन को समझने के लिए एग्जाम्पल जो चाहिए उसके लिए हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत है। भारत भी है जो फॉरेक्स रिजर्व जो मेंटेन करता है, उसका एक प्रोमिनेंट पार्ट जो है वो यूएस डॉलर्स है, जिसको यहाँ पर आरबीआई यूज करता है टू स्टेबलाइज आवर ओन करेंसी, उसका जो एक्सचेंज रेट है, और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, जो इंपोर्ट्स होते हैं, उनको पे करने के लिए भी ये यूएस डॉलर्स जो हैं यूज होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मल्टीपल डिमेंशन से यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है मिल रही है यूएस डॉलर्स को। बट यहाँ पर सवाल ये है कि क्या ये जो स्टैचर है या जो पोजीशन है वो अनमैचेबल है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे चैलेंजेस जो हैं वो काफी समय से आना शुरू हो गए हैं, और उसमें से एक सबसे बड़ा चैलेंज है राइज ऑफ ऑल्टरनेटिव करेंसीज। चाहे हम यूरो की बात करें, चाइनीज युआन की बात करें, क्रिप्टो करेंसीज की बात करें, इनसे कंपटीशन क्रिएट हो रहा है डायरेक्टली टू यूएस डॉलर। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जिसमें सैंक्शंस की बात कर ले, ट्रेड वॉर्स की बात कर ले, और इन सब की वजह से डॉलर की पोजीशन पे बहुत इफेक्ट पड़ा है। इसके अलावा इन्फ्लेशन, जो कंसिस्टेंट प्राइस राइज है, और डेट कंसर्न्स, जब यहाँ पर एक्सेसिव प्राइस राइज देखा जा रहा है तो यहाँ पर डेट देने वालों का फायदा नहीं है, और इस वजह से राइजिंग इन्फ्लेशन और जो नेशनल डेट जो वीक हो रहा है उसकी वजह से डॉलर की पोजीशन जो है, वैल्यू जो है वो भी कम हो रही है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस देखते हुए यहाँ पर डिजिटल करेंसीज जहां आ चुकी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ चुकी है, वो ऑल अक्रॉस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है वो रीशेप कर रहे हैं, और यहाँ पर इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में डॉलर इज ट्राइंग टू फिगर आउट वेयर इट स्टैंड्स। एंड यहाँ पे ग्लोबल रिजर्व करेंसी जो है, यहाँ पर प्राइमरी ग्लोबल रिजर्व करेंसी जो है डॉलर, जो उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए काफी चैलेंजिंग सिचुएशन यहाँ देखने को मिल रही है। बट येट अगेन अभी भी डॉलर जो है वो एक ग्लोबल करेंसी है और डोमिनेंट रहने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रैजेक्टरी है उसकी वजह से एक एस्टैब्लिश्ड ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड है। यूएस इकोनॉमी का इतना बढ़िया रेजिलियंस है, और इसके अलावा अभी भी इंटरनेशनल ट्रेड में चैलेंजेस होने के बावजूद भी इंटरनेशनल ट्रेड में कॉन्टिन्यूड डिमांड है। जरूरत है कि ऑनगोइंग मॉनिटरिंग चलती रहे जियोपॉलिटिकल इश्यूज, इकोनॉमिक ट्रेंड्स की, ताकि ये पोटेंशियल शिफ्ट अगर होना है किसी तरह की रिजर्व करेंसी में तो हम उसको क्लियरली यहाँ पर आने वाले समय में समझ सकें। यहाँ पर एक सैम्पल क्वेश्चन है आपके लिए, एग्जामिन हाउ द यूएस डॉलर बिकेम द ग्लोबल रिजर्व करेंसी, फोकसिंग ऑन ब्रेटन वुड्स, पेट्रोडॉलर्स एंड यूएस इकोनॉमिक डोमिनेंस, एनालाइज करेंट चैलेंजेस टू इट्स कंटिन्यूड सुप्रीमेसी। यहाँ पर मैं भी एक क्वेश्चन देना चाहूंगी आपको,
what is the term de-dollarization? You can tell me in the comment section. It is very much related. यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि व्हाट इज डी डॉलराइजेशन, एंड ऐसी और वीडियोस और जानकारी भरी अंडरस्टैंडिंग के लिए जहां पर आप ऐसे टॉपिक्स आसानी से समझ सके, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ चहल एकेडमी. दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच.